हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा ई क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी वर्णमाला पढ़ाने वाला हूँ। हिंदी वर्णमाला क्या है और ये हर यूपी के हर एग्ज़ाम में आती है, यानी इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। और हर एग्ज़ाम में यूपी के एग्ज़ाम है, हिंदी का अपना अलग महत्व है। तो आज मैं आपको वर्णमाला पढ़ाऊँगा। आपको मैं बता दूँ कि मैं इस वीडियो में केवल स्वर के बारे में बात करूँगा, लेकिन जो हमारा अगला वीडियो होगा वो हमारा व्यंजन पर होगा। और स्वर का ये जो वीडियो है, इसमें आपके एक भी डाउट नहीं रहने वाले हैं। पूरी डिटेल से मैं आपको इसे पढ़ाने वाला हूँ, ताकि कुछ भी जो इम्पोर्टेंट है वो आपका नहीं छूटे। एग्ज़ाम का जो भी पार्ट रहेगा, जो भी इस चैप्टर से आना है, वो आपका बिल्कुल नहीं छूटने वाला है। पूरी डिटेल से हम इसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें अगर आपको पसंद आए, और नहीं आए तो बिल्कुल लाइक मत करें। चलिए हम शुरू करते हैं अब हिंदी वर्णमाला। तो वर्ण, अक्षर या ध्वनि ये क्या होते हैं? ठीक है, देखिए वर्णमाला, वर्णों की जो माला होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो अब इसमें जो वर्ण, अक्षर और ध्वनि है, ये एक ही के नाम हैं तीनों। क्या होता है? तो आ प्लस क्षर, अक्षर वह है जिसका विनाश ना हो, क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे अक्षर क्या है। ये वर्ण है और इन्हीं को जब एक क्रम और व्यवस्थित रूप में लगा दिया जाता है तो उससे क्या बन जाती है? वर्णमाला। ठीक, अब बात करते हैं लिपि। तो जो है ना, वर्ण के चिन्हों को क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। जो लिपि आप समझ गए होंगे, वर्ण चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि। आगे देखते हैं। तो कुल वर्ण जो हमारे हैं, है ना, अब वर्णमाला है तो उसमें कुछ तो संख्या हो गई। तो जो टोटल नंबर ऑफ वर्ण है, कुल वर्णों की संख्या है वर्णमाला में, वो कितनी है? वो है 52। इसमें मैंने इनको तोड़ के रखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसमें 11 क्या है? स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। इसके बाद 33 हैं व्यंजन। ठीक है, और 4 हैं संयुक्त व्यंजन और 3 हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक, और उत्क्षेप व्यंजन 3 नहीं, माफ़ कीजिए 2 हैं। इसके बाद 2 हैं अयोगवाह। ठीक है, तो टोटल जब आप करेंगे तो ये 44, 4, 48, 50 और 52, ये टोटल 52 हो गए। ये इनका विभाजन है। ठीक, आज मैं आपसे वर्ण, इनके स्वर के बारे में बात करूँगा। उससे पहले हम देख लें कि इन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है। चलिए, वर्ण या अक्षर को हम फिलहाल 3 भागों में बांटा गया है। तो ये तीनों भाग देख लेते हैं। पहला है हमारा क्या? स्वर, ये जो स्वर है। दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोगवाह। अब स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकें, यानी जिन्हें बोलने के लिए किसी की सहायता ना लेनी पड़े, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे? वो कहलाते हैं स्वर। ठीक है, इसके बाद स्वर कौन कौन से हैं? तो आ से लेके आओ तक, जिसमें ऋषि को भी काउंट करेंगे, ये 11 हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। फिर व्यंजन, तो जिन्हें बोलने के लिए स्वरों का सहारा लेना पड़े, जैसे हम लोग बोलते हैं का, खा, ग। तो हम जब ये बोलते हैं तो इनमें हमें साथ ही साथ स्वर का भी हेल्प लेनी पड़ती है। अब कैसे कहेंगे आप? तो मैंने इनको तोड़ के रखा है का। तो का प्लस आ, का में जो हलंत लगा है ये बताता है कि का आधा है। ठीक है, और जब इसमें हम स्वर को ऐड कर देते हैं तब ये पूरा का बन जाता है। इसी तरह खा और इसी तरह गा, जहाँ भी आपको हलंत दिखे आप समझ जाइए कि ये जो वर्ण है वो आधा है, पूरा नहीं है। ठीक है, तो व्यंजन, व्यंजन हो गए। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ठीक, ये आपके कितने हो गए? व्यंजन हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अयोगवाह पर। तो जो अयोगवाह है हमारे, ये हमारे कितने हैं? 2 हैं। अब ये होते क्या हैं? देखो, अयोगवाह जो होते हैं वो ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से क्या होते हैं? व्यंजन। यानी ये ना ही स्वर होंगे ना ही व्यंजन होंगे, उन दोनों के बीच में होते हैं। अब ये केवल 2 हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में, अंग और आहा। ठीक है, अब इसमें जो अंग है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अनुसार अयोगवाह। ठीक, और जो आहा है उसको हम कहते हैं विसर्ग अयोगवाह। क्यों कहते हैं भाई? विसर्ग जो आप देख रहे हैं आहा में जो लगे हैं, इनको हम कहते हैं विसर्ग, इसलिए हम इसको कहते हैं विसर्ग अयोगवाह। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। तो अब शुरू होते हैं
स्वर। आज हम डिस्कस करेंगे स्वर के ही बारे में, इसलिए हम स्वर शुरू करते हैं। तो स्वर कितने हैं? 11 हैं। 11 हैं गिनती में, आ से लेके आओ तक। इसमें अयोगवाह को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, वो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, वो अलग पार्ट है। अयोगवाह को बिल्कुल मत जोड़ना इसमें। तो ये 11 हो गए। यहाँ पे हम ऋषि को काउंट करते हैं, ठीक। अब देखते हैं स्वरों की संख्या लिखने के आधार पर कितनी है। लिखने के आधार पर ये चीज़ स्पेसिफिक रूप से, यानी ये आपको लिख के देखा, मेंशन करेगा एग्जाम में लिखने के आधार पर, तो आप क्या लगाएंगे? 11। स्वरों की कुल संख्या भी अगर पूछ दी जाए तब भी आप लगाएंगे कितनी? 11। 13 नहीं करेंगे, अयोगवाह को ऐड नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। अब इसी के साथ देख लें, इसमें एक चीज़ है आगत स्वर। ओ, ये जो ओ है ये क्या है? आगत स्वर है। हमारी हिंदी भाषा बहुत उदार है, इसने अन्य भाषा और लिपियों से आए हुए वर्णों को भी सहज रूप से स्वीकार किया है। जैसे अरबी और फारसी के कुछ वर्ण हैं जिनको लिया गया है। आप देखेंगे ये जो आते हैं जा गा, इनमें ये नुक्ता लगा होता है ये। तो फिलहाल इनके बारे में हम व्यंजन में बात करेंगे, ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ देख लेते हैं, जैसे डॉक्टर है हमारा, क्या है ये? डॉक्टर। डॉक्टर जो ये ऊपर आ लगा है ओ, तो इनके लिए ये आगत स्वर आए। इन शब्दों को लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? डॉक्टर तो नहीं लिख सकते ना, आओ की मात्रा लगाकर, वो तो गलत हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, वो हिंदी आ जाएगी। इसको हम जब इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन है ये डॉक्टर है, तो इनके लिए हम लिखते हैं। और अन्यथा हिंदी में तो हम इनको चिकित्सक भी बोल सकते हैं, पर इंग्लिश को भी हमें लिखना है हिंदी के वर्णों में, शब्दों में, इसलिए हम यहाँ यूज करते हैं। अब देखते हैं भाई, अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या। तो अर्थ के आधार पर कितने स्वर हैं? 10, ठीक है। कौन सा एक नहीं है, तो ऋषि को हम इसमें छोड़ देते हैं। ये विभाजन है, तो यहाँ जितने माने गए हैं उतने ही लिखे जाएंगे, तो इसमें हम ऋषि को छोड़ देते हैं, क्योंकि ऋषि में जो रा आता है ये व्यंजन में काउंट हो जाता है, यानी व्यंजन वर्णों में रा जो आ रहा है ना, रा, इसका रा, ये तो स्वर है, ठीक, लेकिन ये इसका जो रा है ये लोग मानते हैं अर्थ के आधार पर उसमें चला जाता है व्यंजन में, व्यंजन वाले रा में, इसलिए हम इसे 10 भाग, केवल 10 रखे हैं हमने अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा में। आगे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या। तो भाई जो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या है वो भी 3 मानी गई है। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, 3 प्रकार हो गए, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम जिह्वा के आधार पर, यानी जीभ के आधार पर। जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ के लड़खड़ाने या फिर जीभ के जो बदलती है, पलटती है, उसके आधार पर भी स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अग्र, मध्य एवं पश्च स्वर, ठीक है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, विस्तार रूप से करेंगे आगे ही वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। आपका एक भी प्रश्न जो इस वीडियो में बन रही है स्वर के लिए, स्वर से नहीं छूटने वाला है, बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। किसी भी एग्ज़ाम में स्वर से जो प्रश्न बनेगा इस वीडियो में आपका कवर कर लिया जाएगा सारा का सारा। आगे देखते हैं, मुंह खोले जाने के आधार पर या मुखाकृति के आधार पर, ये भी बोल सकते हैं, स्वरों की संख्या। तो भाई स्वरों की प्रकार, तो यहाँ पे भाई स्वरों के प्रकार कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? संवृत, अर्धसंवृत, विव्रत और तथा अर्धविव्रत, ठीक है। अब देखते हैं होठों के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 2, व्रतमुखी तथा आवृतमुखी, ठीक है। ये हो गया। मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि ये पूछ लेता है सीधे सीधे कि उत्पत्ति के आधार पर बताइए स्वरों की संख्या कितनी है या स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको रिवाइज करने के उद्देश्य से ये आसानी से आप रिवाइज कर सकेंगे ऐसे। आगे देखेंगे स्वर वाला रा, ठीक है, क्या है ये रा वगैरह आते हैं, जो रेफ चढ़ी होती है, आपने देखा होगा, तो आपसे पूछ लिया जाए कि स्वर वाला कौन सा है और व्यंजन वाला कौन सा है, तो ये हम जानने वाले हैं अभी। अब स्वर वाला रा कौन सा होता है? तो जो ऋषि होता है उसमें जो ये रा ये होती है, ये ऋषि में ये जहाँ भी होगी ये स्वर वाली मात्रा कहलाती है, ठीक है, ये स्वर वाली होगी। अब बाकी जो ये बची है और एक ये नीचे लगती है इस टाइप की, अब इनको देख लेते हैं भाई ये कैसे हैं। तो ये दोनों जो आते हैं ये दोनों व्यंजन में आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं? व्यंजन में। ये आपको पता चल गया कि स्वर में कौन सी आती है और व्यंजन में कौन सी आती है। अब देख लेते हैं कैसे। ऊपर चलेगी तो कौन सी आएगी, नीचे चढ़ेगी मात्रा तो कौन सी आएगी। तो आधा रा जब ऊपर चढ़ता है, ठीक है, जैसे कर्म में
तो ये क्या कहलाता है, जब ऊपर चढ़ता है तो ये आधा रा जो ऊपर चढ़ेगा तो हल्का होगा, वही हल्का होगा तो हम उसको छोटा मानेंगे, तो ये क्या आधी मात्रा कहलाती है ना, जो आधा रा होता है आधा रा कहलाता है। इसके बाद पूरा रा, जो नीचे लगने वाला होता है क्रम, क्रम, इसमें जो क्रम है ये क्या कहलाता है, ये पूरा रा कहलाता है। ठीक, समझ गए होंगे आप, ये पूरा रा कहलाएगा। तो ये रा जो कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी, ये उसी के लिए मैंने बताया। अब आप ये बात समझ गए होंगे, हालांकि कई लोगों को इन बातों के बारे में नहीं पता होता है। चलिए अब देखते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, विस्तार से स्वरों के बारे में, स्वरों के प्रकार के बारे में। तो पहला प्रकार है अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या। तो कितनी मानी गई है अर्थ के आधार पर? 10। इसमें एक को छोड़ दिया जाता है, ऋषि को, इसको छोड़ के आ से लेके अ तक आपके 10 हो जाएंगे। ठीक है, एक पहला टाइप कंप्लीट आपका। इसके बाद स्वरों के जो प्रकार हैं वो उत्पत्ति के आधार पर, ठीक, उत्पत्ति यानी कि स्वर की जो उत्पत्ति हुई उस आधार पर आपको बताए जाएंगे, निर्माण हुआ उस आधार पर। 3 प्रकार के हैं। पहला है इसमें मूल, लघु, ह्रस्व, यानी इसके नाम हैं ये तीनों, कुछ भी एक बोल सकते हैं। इसमें कितने हैं? 4 आते हैं कुल, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। जैसा लिखा है इसमें मूल या लघु या ह्रस्व। ह्रस्व मतलब जिसमें कम ताकत लगे बोलने में, लघु कम, छोटे हों, छोटा रूप है ना लघु, या मूल रूप जिनसे मिलके कुछ बड़ा बने, जिनसे मिलके बड़ा बने, यानी कि जो मूल हैं उन्हें तोड़ नहीं सकते आप, ठीक है, उन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको 4 बनाया गया है, आ, ई, उ और ऋषि। ठीक, आगे दीर्घ या गुरु या संधि स्वर, ये क्या कहलाते हैं? वही दीर्घ नाम आया है तो वही ठीक है, इनको बोलने में हमें मूल की सहायता पड़ेगी, इसलिए इनको दीर्घ बोल दिया। गुरु, अधिक इन पर जोर देकर बोलना पड़ेगा, इसलिए गुरु बोल दिया, बड़े हैं। संधि स्वर, और ये संधि स्वर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि संधियों में इनका प्रयोग अधिक होता है, ठीक, या कहें संधियाँ इनसे ही बनी होती हैं, तो ये संधि स्वर भी कहलाते हैं। इसका जो लास्ट है वो प्लुत स्वर है। अब आप कहेंगे 11 तो इधर ही हो गए, अब ये प्लुत स्वर क्या है? तो जो प्लुत स्वर होते हैं, जैसे हम लोग कोई नाम पुकारें, किसी को बुलाएं, जैसे राधा, राजा, राम, तो जब हम रा पर एम्फेसिस करते हैं, रा पर हम प्रेशर डालते हैं, तो उसके लिए हम इस एस टाइप के एक वर्ण या चिन्ह का उपयोग करते हैं, चिन्ह ही है ये, ताकि इससे पता चलता कि हमने किस वर्ण पर जोर दिया है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद दीर्घ या फिर गुरु और संधि स्वरों को भी 7 भागों में बांटा है। तो ये 7 भाग कौन से हैं? जो 7 हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, 7 तो इनकी संख्या है। मूल स्वर यानी मूल या दीर्घ, मूल दीर्घ या सजातीय स्वर, और फिर है संयुक्त स्वर। अब मूल दीर्घ और सजातीय में क्या आते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये 3, ठीक, और बाकी जो 4 बचेंगे वो हमारे किस में आ जाएंगे? संयुक्त में। अब संयुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी को युक्त करके यानी किसी से जोड़कर ये बने हैं, तो जोड़कर बने हैं, इनका हम देख लेते हैं। ए, आई, ओ, औ। अब ए है, कैसे बनेगा? जब हम छोटा आ में छोटी ई को जोड़ेंगे तो हम ए पाएंगे। इसके बाद जब हम छोटा आ में ए को जोड़ेंगे तो हमें अय मिल जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं अय किससे बना है? उसमें छोटा ए जुड़ के बना है। ठीक, इसके बाद जो ओ है वो कैसे बना? छोटा आ प्लस ऊ मिलके क्या बनाता है? ओ। ठीक, और आगे अगला छोटा आ के साथ हम ओ को ही मिला देते हैं तो बन जाता है आओ। आप देख चुके होंगे ये चारों कैसे बने हैं, चारों संयुक्त रूप से बने हैं और सब में छोटा आ है, आप देख रहे होंगे। ठीक, और हर एक के जो बड़ा स्वरूप है उसमें छोटा वर्ण है, जैसे अय बना तो उसमें ए है। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रकार स्वरों का। तो जिह्वा के आधार पर, यानी हमारी जीभ के बोलने के आधार पर, जब हम बोलते हैं तो जीभ भी अपनी आकृति बनाती है, कई तरह से मुड़ती है, तो उसके आधार पर भी स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक, जीभ के अगले भाग से जो बोले जाने वाले स्वर हैं वो क्या कहलाते हैं? अग्र स्वर। अब बोलेंगे जैसे ई, ए, आय, तो जो हमारी जीभ का अगला भाग है, जो नोक है, उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है इन शब्दों को, इन वर्णों को बोलने पर। तो इसके लिए क्या हो गया? ये जो अग्र स्वर कंप्लीट हो गए, अगले भाग से बोले जाने वाले। इसके बाद आते हैं मध्य स्वर। तो मध्य स्वर में क्या आएंगे? जो जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं स्वर, उनको हम बोलते हैं मध्य स्वर।
इसमें केवल आ है, देखिए आ, तो ये जीभ के मध्य भाग से बोला जाएगा। फिर पश्च स्वर क्या कहलाएंगे? जीभ के पश्च भाग से बोले जाने वाले जो स्वर होते हैं वो क्या कहलाएंगे? पश्च स्वर कहलाएंगे। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। इसके साथ एक और है औ, आगत स्वर, इसको भी पश्च स्वर में रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए। यहाँ पर देखिए ऋषि को काउंट नहीं किया गया है, लेकिन इसमें एक औगत स्वर आ गया है, इसलिए टोटल कितने हो गए? ये तीनों को अगर जोड़ दें तो टोटल 11 हो जाएंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं इनको याद रखने की ट्रिक के बारे में। छोटी सी ट्रिक है, उसको देख लीजिए। अब जैसे ट्रिक है अग्री ए, अब अग्री ए में जो अग्र है उससे आपका स्पष्ट हो गया अग्र स्वर। ठीक है, ये अग्र स्वर है। अब ई ए, अग्री ए में ई जो है उसमें आ जाएगा छोटी ई और साथ में बड़ी ई। और ए जो आ रहा है अग्री ए, अब जिसका ए है इससे हमारा क्या हो जाएंगे? छोटा ए और आय, या आय कहें, ए कहें और आय कहें, तो ये कंप्लीट हो गया। अब आपको याद रखना है मध्य स्वर में केवल क्या रहेगा? छोटा आ। ये कितने हो गए? 4 और 1 5। अब जो शेष बचे हैं 5 और ओ को जोड़ लें तो 6, ये सब किस में आ जाते हैं? पश्च स्वर में। तो आपको याद रखना है केवल अग्री ए जिह्वा के आधार पर, तो अग्र स्वर हो गया, मध्य स्वर हो गया और पश्च स्वर भी हो गया, तीनों हो गए। आई होप वीडियो को आप समझ रहे होंगे, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आगे बढ़ें इसके अगले टाइप पर। तो अब जब हम स्वरों को बोलते हैं या कोई भी वर्ण बोलते हैं तो मुख जो खुलता है हमारा, मुख की जो आकृति बनती है उसके आधार पर भी स्वर को 4 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, तो भाई कौन कौन से चारों वर्ग वो प्रकार हैं? तो पहला है समृत, और दूसरा है अर्ध समृत, और तीसरा है विव्रत, और फिर है अर्ध विव्रत। तो अब जो समृत है उसमें देख लेते हैं। इन स्वरों को बोलते समय जो हमारा जो मुख है वो लगभग बंद रहता है। जैसे हम बोलें ई, ई, ऊ और बड़ा ऊ। अब इसमें क्या, ये क्या हो गया चारों? इसमें बोलते समय लगभग क्या मुंह हमारा बंद ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद है अर्ध समृत, इनमें हमारा मुख है जो बहुत थोड़ा खुलेगा। ओ और ए बहुत कम खुलेगा। ठीक है, ओ ए। इसके बाद विव्रत में जो पूरा मुख खुल जाता है उसमें क्या आएगा? बड़ा आ केवल। ठीक, अर्ध विव्रत क्या होते हैं? इनमें जब हम बोलेंगे तो हमारा मुख है वो केवल आधा ही खुलेगा। इसमें आ जाएगा आ, ए, औ और आ। अब समृत स्वर हैं और ये जो स्वर हैं इनको याद कैसे रखेंगे ये देखें। तो जो समृत स्वर हैं इसमें क्या ये 4 हैं स्वर, तो इनको हम सुई से याद रखेंगे। सुई, सुई में जो सा है उससे याद रहेगा समृत, ऊ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और ई से छोटी ई और बड़ी ई। अब ट्रिक क्या हो गई? सुई, इससे आप याद रख। तो ट्रिक क्या हुई? सुई यानी समृत ऊ और ई। इसके बाद जो हमारे अगले वर्ण हैं उनके लिए जो अर्ध समृत हैं, अर्ध समृत स्वर, उनके लिए क्या आएगा? ओए सुई मत चुभा। ठीक है, ओए सुई मत चुभा, इससे हम अर्ध समृत याद रखेंगे। और लास्ट इसमें 2 रहते हैं विव्रत, उसमें एक आ जाएगा बड़ा, और बाकी के कितने जो 4 हैं वो आ जाएंगे। तो इस तरह आप ये प्रकार याद रख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट है, लास्ट तो नहीं है पर 2 और हैं जिन्हें मैं आगे व्यंजन में पढ़ाऊँगा, फिर भी इस वीडियो का जो लास्ट है वो 5वां जो हमारा है वो है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। यानी ओंठों की आकृति, जब हम बोलते हैं तो हमारे वर्ण या शब्द हम बोलते हैं तो हमारे ओंठों की भी जो आकृति बनती है उसके आधार पर स्वरों के प्रकार, वो भी 2 प्रकार के हैं, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। व्रतमुखी जो होगा उसमें क्या आएगा? बोलते समय होंठ का जो आकार है वो व्रत की तरह हो जाता है, तो क्या कहलाते हैं? व्रतमुखी। और ये वर्ण कौन कौन से हैं, स्वर कौन कौन से हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, और एक जो आगत स्वर है वो भी इसी में ऐड हो जाता है। ठीक है, उसे ये बोलते हैं तो इसी तरह की आकृति बनती है व्रत के आकार की पूरी तरह। ठीक, इसके बाद आते हैं अव्रतमुखी में। तो बोलते समय जिन वर्णों, जिन स्वरों का बोलते समय व्रत की तरह आकार नहीं बनता होंठों का, उनको हम अव्रतमुखी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएंगे? छोटा आ, बड़ा आ, ई, ए। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्वर हैं उनके क्या प्रकार हैं। आपके एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाले, सारे पॉइंट मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे व्यंजनों के बारे में और अयुग्वाह के बारे में। फिलहाल अयुग्वाह में केवल 2 ही हैं, अंग और हा। मैं इसमें बता दिया है। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूंगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।